हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है कि कैसे अल कायदा और तालिबान का नेक्सस तैयार हो रहा है। और ये नेक्सस अभी नहीं तैयार हो रहा है, जैसा कि हमने तालिबान की हिस्ट्री में देखा था और क्यों अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था। उस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे तालिबान ने ही अल कायदा को फलने फूलने में मदद की, उसे पनाह दी अफगानिस्तान में, और धीरे धीरे अल कायदा वहीं पर रहकर मजबूत हुआ और बिन लादेन बहुत दिन तक अफगानिस्तान से ऑपरेट करता रहा। और अब फिर से जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, पावर में आ गई है, डी फैक्टो गवर्नमेंट बना चुकी है अफगानिस्तान में, अपनी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज रेडी कर रही है, तो इसमें अल कायदा ने अभी कॉन्ग्रेचुलेट किया है तालिबान को। और वो इस चीज पे बैंकिंग कर रहा है, इस चीज पे ध्यान दे रहा है कि अब तालिबान के थ्रू वो अपने मोटिव को आगे कैसे बढ़ाए। और उसमें हम लोगों के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि स्पेसिफिकली अल कायदा ने मेंशन किया है तालिबान के सामने कश्मीर का इशू, और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंडिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं कि पूरा वाकया है क्या। तो सबसे पहले देखिए, न्यूज़ में इसीलिए है कि अल कायदा ने एक लेटर लिखा और कॉन्ग्रेचुलेट किया तालिबान को फॉर डिफीटिंग अमेरिका। तो ये जो टेरर ग्रुप है अल कायदा, ये तालिबान का जो टेक ओवर है अफगानिस्तान का और अमेरिका का जो विड्रॉल है, इसे एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की तरह देख रहे हैं। और इसे इस तरह से देख रहे हैं कि तालिबान सक्सेसफुल हुआ है वर्ल्ड पावर को डिफीट करने में। कलेक्टिवली अगर बात करें तो अमेरिका प्लस नेटो, और ये बहुत ही बड़ा एक तरह से उन लोगों के लिए बूस्ट माना जा रहा है। वो खुद ही अपने आप में बूस्टेड फील कर रहे हैं, अपने आप में एम्पावर्ड फील कर रहे हैं कि हम लोग भी अगर चाहें तो ऑर्गेनाइज तरीके से अगर काम करें तो वर्ल्ड पावर को भी डिफीट कर सकते हैं। और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड कम्युनिटी सबके लिए एक चिंता का विषय है, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो चाहे वो कम्युनिस्ट कंट्री हो। तो अब देखिए यहाँ पे अल कायदा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है तालिबान से। तो तालिबान से उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसके लेटर्स के थ्रू खुद ही निकल कर आ गई, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये लेटर आ चुकी है। और इसमें अल कायदा का कहना है कि ये लोग अब लिबरेट करने के लिए कोशिश करेंगे, फोकस अपना चेंज करेंगे लेवेंट, सोमालिया, येमेन और कश्मीर। ये तो 4 स्पेसिफिक नाम इन्होंने दिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कश्मीर को अल कायदा के तरफ से। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि पाकिस्तान और तालिबान का नेक्सस पहले से है। हमने डिफरेंट वीडियोस में ये चीज़ें डिस्कस भी की है कि कैसे पाकिस्तान ने तालिबान को हेल्प किया टाइम एंड अगेन, कैसे उन्हें मटेरियल से, मनी से और भी हेल्थ केयर सर्विसेज से, बाकी चीज़ों से ऑन ग्राउंड उन्हें फ़ायदा पहुंचाया, उनकी हेल्प की ताकि वो वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की, उसे डिसलॉज करके और अमेरिका को वहाँ से विड्रॉ करने के बाद वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बनाए, ताकि अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान में एक सेफ हेवन मिल जाए। और पाकिस्तान के जो डिफरेंट टेरर ग्रुप्स हैं, जैसे मोहम्मद हो गए, लश्कर तैयबा हो गए, और भी बहुत सारे जो टेरर ग्रुप्स हैं, उनके लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन सके। प्लस यहाँ पर जो अफगानिस्तान के यूथ हैं जो कि रेडिकलाइज हो सकते हैं, उन्हें यहाँ पर रिक्रूट किया जाए टेरर एक्टिविटीज़ के लिए, और फिर उन्हें इस्तेमाल किया जाए कश्मीर में। सेम चीज़ें, सेम बातें निकल कर आ रही हैं अल कायदा की तरफ से। और एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए कि वो लोग स्पेसिफिकली कश्मीर तक नहीं रुक रहे हैं। चाहे पाकिस्तान की हम लोग बात करें तो जब पैलेस्टाइन का इशू आता है तो वहाँ पर पाकिस्तान भी एक सुर में गाता है, टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, अल कायदा, इन सब के साथ। तो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो इस्लामिक लैंड, जैसा कि अल कायदा ने मेंशन किया है कि इन्हें भी, जो भी इस्लामिक लैंड है उन्हें भी हमें लिबरेट करना है, यानी कि इन्हें दारुल हरम को दारुल इस्लाम बनाना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं।
उसके बाद इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट स्टेज जो है हम लोग स्ट्रगल चालू करेंगे स्पेसिफिकली पैलेस्टीनियन लैंड का, ताकि इजराइल से उसे हम लोग यहाँ पर छुटकारा दिला सके, उसे यहाँ आज़ाद करवा सके। और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है मिडिल ईस्ट के लिए, क्योंकि हम लोग जैसा जानते हैं कि जब से इजराइल बना है तब से इजराइल पैलेस्टीन का इशू है, तब से अरब वर्ल्ड के साथ इजराइल की खींचतान मची हुई रहती है, और वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा से ही यहाँ पर इजराइल के सपोर्ट में रहा है, प्लस मीडिएशन करने की भी कोशिश करता रहा है अरब वर्ल्ड के बीच में और इजराइल के बीच में। लेकिन यहाँ पर अब अगर टेररिस्ट ग्रुप्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, तो पहले से ही जो टेररिस्ट ग्रुप्स वहाँ पर इन्वॉल्व हैं, हिजबुल्ला जैसे और भी जो डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, पीएलए है, तो ऐसे में यहाँ पर उनको और बूस्ट मिलेगा, उनकी मैन पावर, मनी पावर, आर्म्स की पावर सब कुछ बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी तालिबान के कब्जे में बहुत सारे अमेरिकी हथियार आ चुके हैं। और अगर कहा जाए ये तो गलत नहीं होगा कि आज की तारीख में, आज के डेट में तालिबान सबसे हाईटेक टेरर ग्रुप बन चुका है। हालांकि यहाँ पर यूएनएससी में कल के रिजोल्यूशन में कंडीशनली उन्हें रिकॉग्निशन दे दिया गया है, 13 की वोटिंग उनके फेवर में आई, जिसे कि इंडिया ही लीड कर रहा था। और इसमें अब इशू ये बन जाता है कि अगर आप किसी टेररिस्ट ग्रुप को लेजिटिमेसी देते हैं, टेररिस्ट ग्रुप को रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, then it will be a disaster for the democratic countries and the communist countries wherever there are legitimately elected government are working। तो यहाँ पे अब ऐसी सिचुएशन अगर आएगी तो इसमें क्या होगी कि और भी डिफरेंट टेरर ग्रुप्स हैं, उनका मोराल बढ़ेगा और वो लोग चाहेंगे कि वो भी अपनी गवर्नमेंट को वहाँ पर टॉपल करें, वहाँ पर कू करें और वहाँ पर अपनी सरकार बनाएं। अब आप तालिबान को रिकॉग्निशन दे रहे हो और यहाँ पर मलेशिया में मिलिट्री को हुआ है, उसे आप लोग हमेशा टाइम एंड अगेन ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी मजल आउट हो रहा है, वहाँ पर वायलेंस हो रहा है, तो तालिबान क्या कर रहा है, इसे रिकॉग्निशन देने की क्या जरूरत थी। तो ये चीज़ें यहाँ पर एक सोचने का विषय है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा अलकायदा ने कि अफगानिस्तान नेशनल्स को अब अबाइड करना चाहिए शरिया बेस्ड पॉलिसीज पे। शरिया बेस्ड पॉलिसीज पे अफगानिस्तान के नेशनल्स अगर अबाइड करते हैं तो वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। वहाँ पर जैसा कि अभी हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि तालिबान तो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग बहुत प्रोग्रेसिव हो गए हैं, हम लोग अब डिफरेंटली सोच रहे हैं, अपनी डिफरेंट इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तालिबान। लेकिन वहाँ पर फिर से 5 वक्त का नमाज कंपलसरी हो गया है, चाहे आप आर्म्ड फोर्सेस में हो, चाहे आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे आप आम जनता हो, कुछ भी हो। अगर आप अफगानिस्तान में रह रहे हो तो आपको 5 वक्त की नमाज अदा करनी जरूरी है। तो ये एनफोर्स किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं, ये एनफोर्स किया जा रहा है। उसी तरह से विमेन को ऑलरेडी यहाँ पर कह दिया गया है कि आप अकेले घर से बाहर नहीं निकलोगे, घर से यथासंभव बाहर निकलना ही नहीं है। तो इन सारी रिस्ट्रिक्शन से क्लियर कट समझ में आता है कि शरिया बेस्ड पॉलिसीज अगर यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई तो अफगानिस्तान का रीसेट बटन दब जाएगा। और 20 साल पहले जो अफगानिस्तान था बिफोर द इन्वेजन ऑफ अमेरिका, फिर से वहीं पर पहुंच चुका है अफगानिस्तान और फिर से उसी टाइप की यहाँ पर पॉलिसीज चलेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि तालिबान अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के चक्कर में वायलेंस कम करे, वहाँ पर जो पब्लिक किलिंग होती थी लोगों की जो शरिया लॉ नहीं मानते थे उनकी, वो ना हो, उसके जगह पर कोर्ट ऑफ लॉ में उनको वहाँ पर ट्रायल करके सजा दे दी जाए। ये सारी चीज़ें हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज हो, बट स्टिल यहाँ पर जो राइट्स का, ह्यूमन राइट्स का वियोलेशन है, जो वुमेन एम्पावरमेंट खत्म होगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि आगे यहाँ पे होता क्या है। उसके बाद इन लोगों ने कहा है कि जो विड्रॉल है अमेरिका और नेटो का, ये दिखाता है कि अफगानिस्तान ने उन्हें हरा कर वापस भेज दिया है, यानी कि तालिबान ने जंग जीती है। ऐसा नहीं है कि यूएस की जो और नेटो की विड्रॉल थी, उनकी खुद की पॉलिसीज बहुत दिन से चली आ रही थी, इस चीज़ पे बातचीत हो रही थी, क्योंकि वॉर फटीग भी एक चीज़ होती है। आप बहुत समय तक किसी भी वॉर को हाई पिच पे नहीं लड़ सकते हैं, प्लस उनकी जो अपनी इन्वेस्टमेंट आ रही थी, मनी का आउटफ्लो हो रहा था वहाँ पर,
और उसके बाद मैन पावर यहाँ पर रखना पड़ रहा था, उनकी लाइफ जा रही थी। तो अपने उनके नेशंस में भी इस चीज के लिए आवाज उठ रही थी नेटो और अमेरिका में कि आपको ये जो आर्म्ड इन्वेजन था अफगानिस्तान का, इसे आपको खत्म करना चाहिए और अब यहाँ पर आपको विड्रॉ करना चाहिए। और यही चीज यहाँ पर हुई जिसे कि अलकायदा देख रहा है तालिबान की जंग जीतने की तरह। यहाँ पर उनका कहना है कि तालिबान ने जंग लड़ी और उन्होंने अमेरिका और नेटो को हरा दिया, जो कि शायद पॉसिबल कभी नहीं होता। अगर यहाँ पर फुल फ्लेज वार होता और नेटो और अमेरिका चाह लेते कि हमें यहाँ पर ये जंग जीतनी ही है तो, लेकिन यहाँ पर उनके भी मंशा अलग थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे टेरर ग्रुप्स को अपने लेटर में मेंशन किया है और उनके लीडर्स की तारीफ की है, उन्हें प्रेज किया है। तो ये भी एक क्लियर कट चीज दिखाती है कि ये लोग ऑलरेडी इस प्रोसेस में हैं कि हमें एक नेक्सस बिल्ड करना है, हमें एक ग्रुपिंग बनानी है टेरर वर्ल्ड की, और इसके बाद जो इनके टारगेट्स हैं पैलेस्टीन, लेवेंट, सोमालिया, यमन, रेस्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड जो भी है, जहां पर ये लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जहां पर ये लोग शरिया लॉ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उस काम में इन्हें फायदा मिले, इसलिए ये लोग ऑलरेडी यहाँ पर जो दूसरे टेरर ग्रुप्स हैं और लीडर्स हैं उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और उनसे भी यही अपील कर रहे हैं कि ये लोग इस्लामिक वर्ल्ड को पूरा आजाद करवाने के लिए एकजुट हों। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, स्पेसिफिकली एड्रेस किया है जलालुद्दीन हक्कानी। हक्कानी नेटवर्क के बारे में मोस्ट ऑफ द पीपल ने सुना होगा। हक्कानी नेटवर्क वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट ग्रुप है और यहाँ पे हो यही रहा है कि इन्होंने हक्कानी नेटवर्क के जो फाउंडर थे उन्हें कहा है मेंटर ऑफ मुजाहिदीन। मुजाहिदीन उन्हें कहते हैं जो लोग धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अब धर्म की लड़ाई की जगह पर इनकी लड़ाई बदल चुकी है। इनका धर्म कौन सा खतरे में है जो ये लोग धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं? किस कंट्री ने, किस नेता ने, किस सेना ने ये चाहा कि इस्लाम खत्म हो जाए? किसी ने नहीं चाहा। वायलेंस खत्म करने की कोशिश की जा रही है, किसी धर्म को खत्म करने की, किसी समुदाय को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। लेकिन इनका यह कहना है कि जब भी शरिया लॉ अपहेल्ड नहीं होता है, जब भी शरिया लॉ के हिसाब से पॉलिसीज नहीं बनाई जाती हैं, तो हमारा धर्म खतरे में है और हम धर्म की लड़ाई लड़ेंगे। और उसी के लिए यहाँ पर मुजाहिदीन को ट्रेंड किया जाता है। और इन्होंने इसे ये भी मेंशन किया है कि ये इज द फादर ऑफ द मार्टियर, शहीदों के पिता हैं ये, एक आतंकवादी। ये हैं जलालुद्दीन हक्कानी साहब, देखने से खूंखार लगते हैं, खा जाएंगे अभी। और ये इनको कह रहे हैं कि फादर ऑफ मार्टियर्स और मेंटर ऑफ मुजाहिदीन, यानी कि ये आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने में एक्सपर्ट होंगे, तभी ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए जा रहे हैं इनके लिए। तो यहाँ पर ये परिस्थिति बनी हुई है। अब क्लेम्स क्या है अलकायदा के? अलकायदा का सबसे पहला क्लेम क्या है कि जिस तरह से अमेरिका और नेटो अफगानिस्तान को छोड़कर बाहर भागी और जिस तरह से वो लोग यहाँ से विड्रॉ हुए, इससे ये प्रूव होता है कि जिहाद का तरीका, जिहाद का रास्ता ही सिर्फ एक रास्ता है जिससे कि हम लोग जीत सकते हैं और हमें एम्पावरमेंट मिलेगी, हम लोग मजबूत हो सकते हैं। यानी कि ये सीधी सीधी बात है कि जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं और जिहाद जहाँ पर भी होता है, जहाँ पर भी जिहाद को प्रमोट किया जाता है, सीधी सी बात है कि वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ना लाजमी है। उसके बाद इनका क्या है कि अमेरिका की ग्लोबल रेप्यूटेशन जो है टार्निश हो गई है। अमेरिका जिस तरह से यहाँ से विड्रॉ किया है, हार कर गया है, उस तरह से ये साफ समझ में आता है कि अमेरिका की जो ग्लोबल इमेज थी एक सुपर पावर की, वो टार्निश हुई है, वो कम हुई है, वो खराब हुई है, जो कि कहना पूरी तरह से गलत है। अमेरिका की जिस तरह से स्टेटमेंट आ रही है उसके हिसाब से जो अमेरिका का कहना था कि हमारा सिंगल मोटो ये था कि हम लोग अलकायदा को खत्म करेंगे और उसके लीडर बिन लादेन को खत्म करेंगे। तो ये दोनों चीजों में ये लोग सक्सेसफुल रहे। अलकायदा को तो इन्होंने 2001 में इन्वेशन होने के बाद ही, उसी समय से 2002-3 आते आते इन्होंने लगभग इसे खत्म कर दिया था। बिन लादेन मारे गए 2011 में, अभी चल रहा है 2021, उसके बाद भी ये लोग 10 साल वहां बैठे रहे। तो किस हिसाब से ये कहते हैं कि अमेरिका हार गई है? इससे साफ पता चलता है कि ये लोग अपना मोराल बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अपने जो ग्रुप है
टेरर ग्रुप्स उनकी मोरल बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग फिर से वेस्टर्न वर्ल्ड को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ साथ यहाँ पर अब नाम आ रहा है फिर से कश्मीर का भी, जो कि इंडिया के लिए एक इशू बन जाएगा। और क्यों बनेगा ये देखिए, यहाँ पर ये काबुल है, यहाँ पर कांधार है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस्लामाबाद है, ये पीओके है, यहाँ पर अफगानिस्तान की बॉर्डर लगती है। और ये जो पूरा रीजन हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि टेरर ग्रुप्स का सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट मिलता है। जो इंडिया का बॉर्डर है, पीओके का रीजन है, प्लस यहाँ पे ये बॉर्डरिंग रीजन पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन का, प्लस यहाँ पे ये जो है आपका अफगानिस्तान का रीजन। तो ये सारा रीजन पूरी तरह से अफेक्टेड है टेररिज्म से। टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स मिल जाएंगे, यहाँ पर लॉन्च पैड मिल जाएंगे। इंडिया ने इस रीजन में पहले भी जो है सो सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं। और अब यहाँ पर इनकी नेक्सस अगर क्रिएट होती है तो सिक्योरिटी इशूज पूरे के पूरे JNK में होंगे, उसके बाद पंजाब में भी होगा, राजस्थान में भी होगा, और इट में भी पॉसिबल कि ये लोग और अंदर तक आ जाएं इंडिया में, क्योंकि हमने टाइम एंड अगेन देखा है कि बॉम्ब ब्लास्ट जो होते हैं, लोन वुल्फ अटैक्स होते हैं, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। ये लोग जब जर्मनी में अंदर तक घुस जाते हैं, कनाडा में चले जाते हैं, यूके में चले जाते हैं, तो इंडिया में भी इन्हें एंटर करना कोई मुश्किल का काम नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का पोरस बॉर्डर है। सबसे पहली बात तो जो हमारा कोस्ट लाइन है उस तरफ से ये लोग आ सकते हैं। उसके बाद राजस्थान के बॉर्डर रीजन से भी एंटर कर सकते हैं। इधर हम लोग देखें तो नेपाल के रीजन से एंटर कर जाते हैं, बांग्लादेश से एंटर कर जाते हैं। तो इनके लिए एंट्री पॉइंट्स की कोई कमी नहीं है। अब देखना यह है कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी इशूज को एड्रेस करने में, उसे संभालने में कितना क्या करता है, क्या इनिशिएटिव्स लेता है, किस तरह से इसे हैंडल किया जाता है, और किस तरह से ये जो टेरर का इशू क्रिएट हुआ इंडिया के नेबर में, जो कि नियर फ्यूचर में हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा टेरर हॉटस्पॉट बन सकता है, इसे कैसे इंडिया मैनेज करता है। और अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम लोग ये अनाउंस कर रहे हैं, ये देखिए हमारा जो कोर्सेज है, फाउंडेशन कोर्सेज UPSC 2022 के लिए, उसकी ऑफलाइन कोर्सेज की बैच भी अनाउंस हो गई है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन लाइव कोर्सेज की भी बैच अनाउंस हो गई है। और हमारा अभी डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, लॉन्च ऑफर अर्ली बर्ड्स के लिए 33% का डिस्काउंट है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपको ऑफलाइन कोर्सेज की सिर्फ 40,000 रुपीज़ फी पे करनी पड़ेगी, और अगर आप लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस की कोर्सेज लेते हैं तो 36,000 रुपीज़ का कोर्स फी आपको लगेगा। इंस्टॉलमेंट की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और जो लोग अभी BA फाइनल ईयर में है, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, और पहले से अपनी फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग ये कोर्स ज्वाइन कीजिए। और बहुत जल्दी और भी डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च होने वाली है हमारी वेबसाइट पे, तो हमसे टच में रहें। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बाकी की चीज़ों के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल पे हमें फॉलो करें। कोर्सेज परचेज करने के लिए आप लोग हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को वेबसाइट पे हमारा एड्रेस भी मिल जाएगा, गूगल मैप्स पे भी एड्रेस मिल जाएगा, आप हमें ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बाकी की चीज़ों के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की चीज़ों के लिए बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।